हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हम लोग पिछले जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट पढ़ लिए थे और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे थे, जैसे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन बचे थे, तो उनको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी दीर्घोत्तरी क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर के और कुछ लघुत्तरी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 3-3 नंबर के, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। भाई साहब ये वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो आपसे बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर आखिरकार हमें क्यों करना है शेयर, ऐसा क्या है ऐसा आपके वीडियोज़ में जो कि हमें शेयर करना ही करना है अपने दोस्तों के साथ। तो इसलिए आपको शेयर करना है क्योंकि ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो इस बात की 100% गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों कि आपके पेपर में इससे बाहर आने वाला नहीं है। पिछले साल के आप बस 2 साल के पिछले साल के तैयार कर लेंगे ना पेपर, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही पढ़ लीजिएगा और 27 फरवरी को जाकर आप छाप दीजिएगा क्लास 12 बायोलॉजी में कि सर इससे बाहर आने वाला नहीं है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप बस जाइएगा, इन्हीं क्वेश्चनों को छाप कर आइएगा और देख लीजिएगा कि आने वाला इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपको जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करना है। और यह काफ़ी आईएमपी वाला क्या है आपका क्वेश्चन है, काफ़ी आईएमपी वाला यह क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए 4 लक्षण हम लोग करेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग डालेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाला है गया है उसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या को डालना है। सबसे पहला डालेंगे अनुकूलन। भाई साहब ये अनुकूलन क्या होता है, तो अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं रचनात्मक एवं क्रियात्मक वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की संक्रिया है। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन का मतलब यह होता है कि यह जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। अब जीवों के विशिष्ट लक्षण से तात्पर्य क्या है, सबसे आपके मन में ये सवाल उठेगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अनुकूलन का मतलब ये होता है यह जीवों का लक्षण होता है, क्योंकि जीव जो होते हैं वह अनुकूल परिस्थिति में भी रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थिति में रहते हुए भी वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और अपने शारीरिक रचनात्मक क्रियात्मक वंश वृद्धि के लिए क्या होती है, एक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की क्या होती है, संक्रिया होती है। ठीक है ना। और साथ ही यहाँ पे समय के साथ किसी भी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं, यानी कि एडॉप्टेशन कहते हैं। तो समय के साथ किसी भी जीव, कोई भी जीव है, समय के साथ जिस आवास में ढल जाता है उसी आवास को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि ढल जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग अनुकूलन नाम देते हैं। फिर आता है आपका वृद्धि। ये भाई साहब वृद्धि क्या होता है, तो वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची रूप से होता है। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग क्या होता है, यह पर्यायवाची रूप से होता है। वृद्धि से तात्पर्य है शरीर, आकार और भार से पाए जाने वाली वृद्धि है, अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। अगर हम लोग देखें तो कोई भी बालक है तो उसका शरीर किससे होगा, उसकी शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। प्रारंभ में बालकों की वृद्धि तीव्र होती है और ज्यों-ज्यों परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जब उनकी उम्र बढ़ने लगती है तो उनकी जो वृद्धि होती है क्या होती है, कम होने लगती है। तो शारीरिक वृद्धि की गति मंद हो पड़ जाती है और परिपक्वता ग्रहण के बाद वृद्धि रुक जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है ना। वृद्धि केवल मनुष्यों से ही नहीं होती बल्कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी में वृद्धि होती है और परिपक्वता समाप्त पर वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्लियर है। चलिए अगला आंसर में क्या लिखेंगे, श्वसन। यह भी क्या होता है, यह भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। श्वसन भी क्या है, जीवों का विशिष्ट एक लक्षण है। तो श्वसन में क्या लिखेंगे, श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है
और ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं यह ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जो पादप होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है उसका क्या करते हैं, निकास करते हैं। क्या करते हैं, निकास करते हैं। निकास मतलब देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। उसके बाद अगला विषय जीवों में एक लक्षण पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, पोषण का। अब भाई साहब ये पोषण क्या होता है, वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थ से मुक्त ऊर्जा करके शरीर की वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाता है। यह भी क्या होता है, यह एक जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। पोषण क्या होता है, याद रखना, वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाता है। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं तथा कुछ जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते, उन्हें परपोषण कहते हैं। आप लोग देखते होंगे जैसे कि अगर हम लोग बात करें, पेड़ पौधे यह अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन जो कुत्ते होते हैं और देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, गाय भैंसे, क्या ये अपना स्वयं भोजन बना लेती हैं, क्या नहीं बना पाती। यह किस पर निर्भर होती हैं, यह घास फूस पर निर्भर होती हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगला यहाँ पे है टिप्पणी करने वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका क्या होती है और शुक्रवाही या उच्छेदन यानी कि वैक्सेक्टॉमी क्या होता है। वैसे मैं प्रॉपर एक हेडिंग के साथ इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं कि दलहनी पौधे में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की भूमिका क्या होती है और शुक्रवाही का उच्छेदन वैक्सेक्टॉमी क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्न संख्या 6 का क। क्या डालेंगे, प्रश्न संख्या 6 का क डालेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसको एक काम करिएगा, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बस केवल इसको आप ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वैक्सेक्टॉमी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ सकते हैं। वैक्सेक्टॉमी क्या होता है, वैक्सेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे 6 का क देखेंगे। यहाँ पे 6 का क क्या है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है, उसका क्या देना है, विवरण देना है। तो चलिए देखते हैं कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का महत्व पर विवरण देना है। तो सबसे पहले जानते हैं जैव नियंत्रण होता क्या है, बायो कंट्रोल क्या होता है। तो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। जैव नियंत्रण भाई साहब क्या होता है, सीधा लिखेंगे, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव नियंत्रण कहते हैं, ठीक है ना। अब पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण यानी पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण कैसे करते हैं, तो जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त संश्लेषित रसायन तथा पीड़क नाशियों पर हमारी निर्भरता को काफ़ी हद तक कम किया जाता है। जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त संश्लेषित रसायन तथा पीड़क नाशियों पर हमारी निर्भरता को क्या किया जाता है, काफ़ी हद तक कम किया जाता है। जीवाणु, बैसिलस और थ्रुइएंजेंसिस नाम है इसका, के स्पोर्स बाजार में पैकेटों के रूप में उपलब्ध हैं। इनमें इन जीवाणु द्वारा उत्पादित क्राई नामक विषाक्त प्रोटीन होती है। इन्हें पानी मिलाकर पौधे पर छिड़काव किया जाता है, जिसके खाने से कीटों के लार्वा मर जाते हैं और वयस्क कीट पर भी इनका प्रभाव नहीं रहता। इस जीवाणु की जिन द्वारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग से बीटी फसलों में भी उपयोग किया जाता है।
क्लियर है। देखो इसी प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। बीटी फसलें भी बनाई जाती हैं और फ्लोथोरा पॉमीवोरा कवक से प्रथम जैव खरपतवारनाशी डिवाइन प्राप्त किया गया है। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक डाइकोडार्मा का उपयोग पादपों के नियंत्रण में किया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों का प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक हैं। वैक्यूलोवायरस आर्थोपीड़ा पीड़कों का चयन रूप से सफाया कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख है। देखिए ख क्या क्या बोल रहा है। आवृतबीजी पादप के नर युग्मोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, तब आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर आपको मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग परागकोश। परागकोश क्या होता है। पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है। परागकोश का अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। परागकोश क्या होता है, पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। परागकोश का जो अंतिम सिरा होता है सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लघु बीजाणु जनन। ये भाई साहब लघु बीजाणु जनन क्या होता है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका जो होती है वो क्या होती है, एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश में सक्रिय कोशिकाओं का एक समूह होता है। प्रत्येक परागकोश की भित्ति का निर्माण कोशिका के 4 स्तरों से होता है। अब ये 4 स्तर कौन कौन से हैं, बाह्य त्वचा, अंत स्थिसियम एवं एंडोथीसियम, और जो मध्य परत और टेपिटम होती है। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश केवल एपिडर्मिस से घिरा होता है और परागकोश की चारों पालिकाओं में बाह्य त्वचा के नीचे अलग अलग अधः स्तरीय कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं तथा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इस कोशिका को प्रपस्व कोशिका कहते हैं और यह कोशिका क्या कहलाती है, प्रपस्व कोशिका कहलाती है। प्रत्येक प्रपस्व कोशिका परिणत विभाजन यानी कि पॉली को परिधि के समांतर द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं। अब 2 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। अब ये प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या होती है और फिर प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक भित्ति कोशिका देखते हैं। तो परिणत तथा अपनत विभाजन द्वारा विभाजित होकर परागवेश्यम की भित्ति बनाती है। सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है और टेपिटम लघु बीजाणुओं के पोषण में क्या होती है, बहुत ही सहायक होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दूसरा प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। तो अनियमित विभाजन द्वारा बीजाणु जनक कोशिका का समूह बना लेती है। प्रत्येक परागपुट में उपस्थित बीजाणु जनक कोशिकाएं पृथक होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र अर्ध कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागण बनाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे परागकण परागपुट से द्विकेंद्र की अवस्था में मुक्त होते हैं और परागकण परागण की क्रिया द्वारा समान जात के पुष्प की वर्तिकाग्र
पर पहुंचकर अंकुरित होती हैं। परिपक्व वर्तिकाग्र से विभिन्न कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा स्रावित होता है। परागकण जल व इनका अवशोषण करके फूल जाते हैं और अंतःचोल जनन छिद्र से बाहर वृद्धि करके तथा जनन कोशिका प्रवेश कर जाते हैं। परागनलिका वर्तिका से पोषक पदार्थ यानी कि पोषक पदार्थ ग्रहण करके वृद्धि करती हैं। ये कटा हुआ है, पोषक पदार्थ करके क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं ग्रहण करके, और जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाता है। वृद्धिशील परागनलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है और परागनलिका बीजांड में प्रवेश करने के बाद नर युग्मकों को भ्रूणकोश में क्या कर देती है, मुक्त कर देती है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है, 2 पर टिप्पणी करना है। एक वर्णांधता और दूसरा आपका मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला आता है तो इस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आ रहा है उस पर आपको लिखना है। चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का गढ़ डालेंगे। आप लोग जो भी आपका प्रश्न रहेगा उसको यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्णांधता लिखेंगे। भाई साहब ये वर्णांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। वर्णांधता की खोज हार्नर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था। वर्णांधता की खोज किसने किया था भाई साहब, वर्णांधता की खोज हार्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वर्णांधता की वंशागति हीमोफीलिया के समान होती है, किंतु वर्णांधता घातक रोग नहीं है। वर्णांधता की वंशागति हीमोफीलिया के समान होती है, लेकिन वर्णांधता जो है ये कोई घातक रोग नहीं है। यह नर तथा मादा दोनों में पाया जाता है। यह नर में भी पाया जाता है और मादा में भी पाया जाता है। वर्णांधता का टेस्ट इस हरण किट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इस हरण किट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद वर्णांधता कितने प्रकार की होते हैं, तो यह 3 प्रकार की होती है। सबसे क्या होती है, प्रोटेनोपिया। यह लाल रंग के लिए होता है। यह किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है। अगला क्या है, ड्यूटेरिनोपिया। यह क्या होता है, यह हरे रंग के लिए होता है। और चौथा यहाँ पे है ट्रिट्रोनोपिया। यह क्या होता है, तो यह नीले रंग के लिए होता है। वर्णांधता 8% पुरुषों तथा 0.4% महिलाओं में पाया जाता है। यह एक मेंडेलियन डिसीज है। यह कौन सा डिसीज है, तो यह एक मेंडेलियन डिसीज है, याद रखिएगा। उसके बाद मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। भाई साहब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप लिंग निर्धारण कैसे होता है, किसमें, मनुष्यों में लिंग निर्धारण। तो 2-3 लिंग निर्धारण है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, जैसे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, पुरुषों में लिंग निर्धारण, हर साल 5 नंबर का आता है। तो भाई साहब जो इम्पॉर्टेंट है, मैं वीडियोस आपको लगातार अपलोड किया जा रहा है एसके स्टडी यूट्यूब चैनल पे, जाकर वहां से आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। जो ना समझ में आए आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए और अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधु द्वारा प्राप्त समुच्चय की संख्या पर निर्भर करती है, जो कि एक क्रोमोसोम शुक्राणु एवं अंड के युग्मक से उत्पन्न संतति एक मादा यानी कि एक रानी और श्रमिक बनाते हैं तथा एक अनिषेचित अंड से नए ड्रोन बनता है। इस प्रक्रिया को अनिषेकत जनन कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहा जाता है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या मादा गुणसूत्र की अपेक्षा बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है। और दूसरा, मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती है और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, तो वो आपकी 3 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। जबकि नर ड्रोन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मधुमक्खी अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रदर्शित करती है और इसमें नर युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा तथा मादा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। क्लियर है। नर संतति के पिता नहीं होते, लेकिन उनके दादा दादी नाना नानी होती हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे आपका छठा का घ है। छठा घ क्या है, अनुवांशिक
विकार क्या है और उनके लक्षणों को आपको बताना है। तो अनुवांशिक विकार और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं हम लोग पूरा का पूरा देखने वाले हैं, जो कि 3 नंबर का क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि अनुवांशिक विकार क्या होता है लेकिन उसके पहले आपको ये ऊपर डालना है, आपको प्रश्न नंबर 6 का घ क्या डालना है, प्रश्न नंबर 6 का घ। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारा का सारा करवा रहा हूँ भाई साहब, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका पेपर में आने वाला नहीं है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भाई साहब इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो चीज़ ना समझ आए आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको ना समझे आप लोग बता दीजिए। चलिए अनुवांशिक विकार क्या होता है, हेड डालिए। मानव में लक्षणों की वंशागति गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स के द्वारा होती है। जो मनुष्य होते हैं उसमें लक्षणों की वंशागति किसके द्वारा होती है, तो गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स के द्वारा होती है। मनुष्य में अनुवांशिक रोगों का अध्ययन 2 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है, एक मेंडली विकार और दूसरा गुणसूत्री विकार। ये किसके द्वारा किया जाता है, 2 के द्वारा, एक मेंडली विकार के द्वारा, दूसरा गुणसूत्री विकार के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग भाई साहब मेंडली विकार क्या होता है। मेंडली विकार क्या होता है, तो इस प्रकार के रोग प्रमुखतः एक ही जीन के द्वारा होता है। जो मेंडली विकार होता है इसमें केवल एक जीन ही भाग लेते हैं। इसकी वंशागति मेंडलों के अनुसार होती है और यह कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, प्रभावी विकार और अप्रभावी विकार। तो भाई साहब प्रभावी विकार क्या होता है, अप्रभावी विकार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल क्यूटोन्यूरिया और वर्णांधता और सिस्टिक और फाइब्रोसिल इत्यादि अप्रभावी विकार हैं। प्रभावी विकार कौन कौन से हैं, हंगिस्टन और माइपोटोनिक और डिस्ट्रॉफी आदि। अर्थात मेंडली विकार अड़िंगी यानी कि अलिंग सूत्र या लिंग संलग्न हो सकती हैं। और उसके बाद है गुणसूत्री विकार। अब गुणसूत्री विकार क्या होता है, तो यह रोग कायिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने के कारण होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम और आपका क्या है टर्नर सिंड्रोम, और आपका क्या है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इत्यादि जो होते हैं ना, ये आपके गुणसूत्री विकार हैं। और मैं इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हूँ कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। भाई साहब छाप लीजिए, आप तैयार करके जाइए। इसकी खोज किसने किया था, लैंगडन डाउन ने गुणसूत्री विकार की खोज किया था। कब किया था, 1866 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे मैंने लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग सारे के सारे जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं 7वां 8वां 9वां पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और यार वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर चाहे तो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।